हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना में आपका स्वागत है। सो दिस इज अ क्लास फॉर यूपीएससी सीएससी करंट अफेयर्स 1.5 ईयर करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम खूब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 85 लेक्चर हो चुके हैं बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, इन करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लेना, बार बार कर लेना, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन के अंदर से पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स प्लस बजट के अंदर से, जो मैंने बजट का पार्ट पढ़ा है आपको। बजट का पार्ट कहाँ पर है सर? हमको तो पता ही नहीं चला, इसीलिए कह रहे हैं कि भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल को और इसको बेल नोटिफिकेशन जो भी होता है ऑन कर लो, जिससे तुमको पता चल जाए कि भाई यहाँ पर चीजें आ रही हैं, आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं, राइट। तो वो सब चीजें आपसे करी नहीं जाती हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब इट। और देखने से जो मतलब अब ये टाइम कम बचा है ना, ये 2 महीने का टाइम बचा है, इसमें हम थोड़ा ना आपको बता देंगे पहले कि भैया उस दिन आएगा, एक हफ्ते पहले। अब तो हम बस आपके लिए चीजें करते रहेंगे, ठीक है, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतने करेंगे। अभी आपको बहुत सारी चीजें पॉलिटी के अंदर भी पढ़ानी है भाई। मैंने बना के तो रख रखा है पॉलिटी का पूरा, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, उन टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एग्जाम चल रहा है, राइट। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, कल हमने भाई साहब ये पढ़ा था। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ये बता रहे हैं कि फिलोसफी ऑप्शनल का कोर्स स्टार्ट होगा जब, कब स्टार्ट होगा, जब आपका प्रीलिम्स खत्म होगा, राइट। तो जून 15 को स्टार्ट होगा। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, बहुत प्यारा ऑप्शनल है। अगर आपको आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया नहीं है, मतलब आप मान लीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये ऑप्शन ले लो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि सोच समझ कर तुम ये ऑप्शन ले भी नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज कभी पढ़ा है फिलोसफी आज तक? पर बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। 280 प्लस मार्क्स तो मैं आपको दे दूंगा, राइट। 3 महीने की प्रिपरेशन में, उसके आगे आप जितना अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो उतना करिएगा। 300 प्लस मार्क्स आ गए, मजा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मस्त सिलेक्शन होगा और मेरे को याद रखोगे हमेशा, ठीक है। चलो, तो कल हमने ये याद करा था, सबको याद है ये, ठीक है। क्या याद करा था? फ्रांस का आदमी था वो, फ्रेंच कट था एक आदमी, ठीक है। उससे पूछा गया भाई साहब आपका नाम क्या है? तो उसने बोला मेरा नाम तो है, मैं भाई साहब आपका सरनेम क्या है? सूरीनेम, ठीक है। सूरीनेम के अंदर उसने ऐसे बोला कि मेरा नाम है, सरनेम है अन्ना। तो अन्ना से अपन ने गुआना याद कर लिया था। गुआना के बाद फिर वो वैन चलाता था। वैन की मैंने तुमको फोटो दिखाई थी। वैन की फोटो के अंदर क्लाइंब करके हुए लोग चढ़े हुए थे, है ना, उसके ऊपर, वैन के ऊपर। फिर मैंने आपको बताया था कि क्लाइंब करके लोग चढ़े हुए थे, फिर उसके ऊपर डोरों के ऊपर भी चढ़े हुए थे, तो इक्वाडोर, ठीक है, राइट। और फिर इसके मैंने बताया था, फिर उसके बाद वहां पे एक पेरू बेचने वाला है, पेरू, अमरूद को पेरू बोलते हैं, ठीक है। उस पेरू के अंदर मिर्च डाली, बिना चिल्ली के तो काम नहीं चलेगा, चिल्ली डाली। एक अर्जेंट वे के अंदर अर्जेंटीना, किसी का बीपी बढ़ गया था, बी, और फिर पी, राइट। इस तरह से अपन ने याद करा था, बीपी बढ़ गया तो बोलीविया एंड पैराग्वे। और फिर यहाँ पे ये बीच का जो है वो एरिया है, दैट इज नोन एज ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील के अंदर हमने कहा था कि सारी कंट्रीज ब्राजील को क्या कर रही है, सराउंड कर रही है, बट कोलंबिया वो इक्वेडोर नहीं कर रही है। और एक तरह से इक्वेडोर नहीं कर रही है, और दैट्स ऑल, ठीक है। इक्वेडोर ऊपर वाली जो है वो कर नहीं रही है इसको, राइट। बाकी सारी कंट्रीज जो है इसको बॉर्डर कर रही है ब्राजील को, राइट। और उरुग्वे यहाँ पर इसके अंदर, इस तरह से उरुग्वे है, राइट, है ना। तो भाई साहब ये सारा का सारा मैप आपने इसके अंदर याद कर लिया है, राइट, ठीक है, याद कर लिया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, और इसको मैंने इस तरह से इमेज से याद करवाया था। अब इसको वापस क्यों पढ़ा रहा हूँ सर? कल पढ़ा तो दिया था, राइट। इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अब इसके आगे वाली ऑर्गेनाइजेशन हम इसके अंदर कराएंगे, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, दैट इज अमेजन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी। अच्छा, मरकॉसर अपन ने याद कर ली थी। अब ये अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये अपन समझ लेते हैं। ACTO इज ए मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, ब्राजील के अंदर बहुत बड़ा एक भाग में फैला हुआ है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, दैट इज नोन एज ऑल्सो लंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ के लंग्स बोला जाता है, राइट, उनको, राइट। तो जस्ट गिव मी मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इमेज उसकी। देखो भाई यहाँ पर ये सारी कंट्रीज है इसके अंदर, राइट। ये मैप दिख रहा होगा आपको, है ना। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन कलर क्या है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। अभी तो बहुत सारी कंट्रीज में है, ब्राजील में भी है, ठीक है, फ्रेंच गुयाना के अंदर भी है, सुरीनाम के अंदर भी है, थोड़ा सा देखो यहाँ पर, गुआना के अंदर भी है। तो यहाँ पर देखो मैंने पूरा का पूरा ये बनाकर आपको दे रखा है। ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा है, पेरू के अंदर, कोलंबिया, वेनेजुला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुआना, सुरीनेम, फ्रेंच गुइनिया, राइट। अब इतना सारे ये क्या है, ये एक तरह से अमेजोन रेन फॉरेस्ट इतना सारा है, राइट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट के ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उसके लिए कंट्रीज विल बी द पार्ट, ठीक है। उसके लिए उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी है, दैट इज नोन एज अमेजन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये साइन हुई ट्रीटी, और 8 कंट्रीज के द्वारा ये साइन हुई, राइट। 8 कंट्रीज के द्वारा ये ट्रीटी साइन हुई, जिसके अंदर आप देखेंगे फ्रेंच गुइना विल नॉट बी देयर,
ठीक है, ये नहीं होगी। इसके अलावा सारी कंट्रीज जो है, ब्राजील, पेरू, राइट, कोलंबिया, राइट, आप यहाँ पर देख सकते हैं वेनेजुला, राइट, वेनेजुला के बाद इक्वेडोर, बोलीविया, गुआना और सुरीनेम। ठीक है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न। 8 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो भाई देख लो, अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी से साइन करके ये बनी है। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्ट द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। इट वाज एस्टेब्लिश ऑन द जुलाई 3 1978 थ्रू अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी साइंड बाय द 8 कंट्रीज। कौन कौन सी 8 कंट्रीज है, अभी आपको बताया, दिस आर द 8 कंट्रीज, राइट। तो इसका ट्रीटी का ये है कि भैया देखो, अमेजोन रेन फॉरेस्ट हमारा नहीं, सबका रेन फॉरेस्ट है ये, ठीक है, इसको बचा के रखना है, इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। कोई एनवायरमेंटल इशू हो जाए, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें इस पेड़ को काटे बिना, राइट। सोशल वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम होता है ना, पेड़ जो होता है, फॉरेस्ट होता है, वो बहुत सारी चीजें हमको देता है, राइट। तो उन सब के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। Treaty aim to foster cooperation among these nations to address environmental issues, economic development, social welfare in the Amazon region. Objective क्या है? Environment conservation, sustainable development, scientific research, socio-economic integration, legal cooperation. I hope this is clear to everyone. अभी क्या हुआ, एक बेलम डिक्लेरेशन हुई। बेलम डिक्लेरेशन फेल, फेल हो गई एकदम, फेल। ठीक है, 10 नंबर से रह गई है, फेल हो गई, राइट। अब बेलम डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? बेलम डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि जो यहाँ पर जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जो ऐसे लोग रह रहे होंगे जो कि ओरिजिनल्स हैं, उनको क्या करें, उनको इंडिजिनियस पीपल्स जो है, ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा हम डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करवाएं। इसके ऊपर एक डिक्लेरेशन हुई, दैट इज नोन एज बेलम डिक्लेरेशन। बट सारी कंट्रीज, एसीटीओ के सारी कंट्रीज जो होंगे, वो उसके ऊपर एक तरह से कहेंगे कि राजी नहीं होंगे, राइट। यहाँ पर देखो, मेंबर कंट्रीज ऑफ एसीटीओ साइंड बेलम डिक्लेरेशन, ब्राजीलियन सिटी ऑफ द बेलम। एसीटीओ इज एन, जो अपन को एसीटीओ के बारे में तो पढ़ी गए। बेलम डिक्लेरेशन कॉल्स फॉर ensuring participation of indigenous people. It also commits to launching the Amazon Alliance to combat desertification. However, member countries could not agree on the goal to protect the Amazon rainforest. इसके ऊपर एग्री नहीं हुए। इट emphasized the importance of the indigenous knowledge. इसके अंदर बोला गया कि भाई इंडिजीनियस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। डिक्लेरेशन ने इससे कहा कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट यूज करा जाए, हम ऐसा नहीं पूरा जंगल काट दिया वैसा वहां पर घर बना दिए। इट ऑल्सो अंडरलाइन द नीड टू प्रोटेक्ट द लैंड राइट्स टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी विद इन द इंडिजिनियस टेरिटरी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब चलो, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज अपना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। अभी देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत की तालियां बजाई हैं भारत के लिए। यार क्या बात है भाई, तुम लोग हो जो टेक्निकल कॉम्प्लायंसेस बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो, तुम लोग हो जिन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके लिए बहुत अच्छे रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपने बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, इस तरह से इसके अंदर बताया गया है। तो देखो, इंडिया अचीव्ड हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कॉम्प्लायंसेस अक्रॉस ऑल रिकमेंडेशंस। टेरर फंडिंग वॉचडॉग एफएटीएफ ने ताली बजाई है ऐसे, भारत वाह यार क्या बात है, तुमने क्या कॉम्प्लायंसेस रख रखे हैं जिससे तुम्हारे यहाँ पे तो मनी लॉन्ड्रिंग हो ही नहीं सकता, राइट। इस तरह से आई होप दिस इज क्लियर। तो ये है कौन भैया, ये हमारी जो तारीफे की पुल बांधे रहे है कौन? एफ है ना, एफ को उल्टा कर लो, उल्टा कर लो तो ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना, 7 बन गया तो G7 कर लो। G7 कंट्रीज के सारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। G7 समिट के अंदर बना था एक्चुअली ये, ठीक है, पेरिस के अंदर, राइट। तो G7 समिट जो पेरिस के अंदर हुई थी, उसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, ठीक है, पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। और उसने कहा कि मैं कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस ये बना रहा हूँ जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग होने से रुक जाए, ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो आपको वो स्टैंडर्ड फॉलो करोगे तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले चीजें तुम अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट कर सको। तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग से बहुत दिक्कत है। एफएटीएफ को, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ही कहता है कि यार मेरे को है ना, दूसरी चीज ये है कि टेररिस्ट लोग बहुत पैसा ले यूज कर लेते हैं, इधर से उधर पैसा जा रहा है, पता लगा किसी किसी टेररिस्ट के पास चला गया, राइट। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो थ्रेट्स है उनको रोकने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने के लिए, ठीक है, इसके लिए उसने स्टैंडर्ड सेट करा है और बोला है कि सारी कंट्रीज को फॉलो करें, है ना। और जो नहीं करें उसका क्या करें सर, उसका भी बताएंगे क्या करेंगे, राइट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, अच्छा, एस्टेब्लिश इन 1989, बहुत बढ़िया, एट G7 समिट इन द पेरिस, राइट। Objective of FATF is to set standards and promote effective implementation, legal, regulatory, operational measures for combating money laundering, terrorist financing, other related threat to the integrity of the international financial system. अभी कितनी रिकमेंडेशन देती है भैया? 40 रिकमेंडेशन देती है।
गिनती की 40 रिकमेंडेशन, राइट। और उससे एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाती है कि भाई ये 40 रिकमेंडेशंस आपको फॉलो करनी होंगी। कंट्रीज मस्ट अडॉप्ट दिस रिकमेंडेशन टू एंश्योर द कंप्लायंसेस। मान लीजिए हम नहीं करते हैं, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं कर रहा, मैं एक कंट्री हूँ, मैंने मना कर दिया, मैं तो नहीं कर रहा भैया, तुम्हारी रिकमेंडेशन तुम अपने पास रखो। तो यहाँ पर आपको दो लिस्ट इसने बनाई है आप जैसे लोगों के लिए, तो ग्रे लिस्ट है और एक ब्लैक लिस्ट। राइट। ग्रे लिस्ट के अंदर क्या होता है, ग्रे लिस्ट के अंदर वो कंट्री आती है जो कि फुली कंप्लाई नहीं कर रही एफएटीएफ के अंदर, बट उनकी इच्छा है कि यार हम करेंगे, कर रहे हैं हम, मतलब मेहनत तो कर रहे हैं पर अभी तक हो नहीं पा रहा है। राइट। तो वो कर रहे हैं, अभी दिक्कत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम कर रहे हैं, तो उसको ग्रे लिस्ट में लिखा जाता है कि चलो तुमको ब्लैक नहीं करते, तुमको थोड़ा ग्रे कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे पाकिस्तान को रखा गया था, पाकिस्तान को, है ना, 3-4 साल के लिए ग्रे लिस्ट में रखा गया था। फिर पाकिस्तान ने धीरे धीरे, अगर मान लो धीरे धीरे कंट्री करने लग जाती है कि अरे यार हम तो ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, नहीं तो कर लेते हैं, तो उसको क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है ग्रे लिस्ट से। तो पाकिस्तान को भी बाहर निकाल दिया, और नहीं करते तो उनको किस में डाल देता है, ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। ठीक है भाई, समझ में आया, समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ग्रे लिस्ट इंक्रीज मॉनिटरिंग कंट्रीज दैट डू नॉट कंप्लाई विद एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स बट आर कोऑपरेटिंग टू इम्प्रूव। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल स्क्रूटनी यहाँ पे रखी रहती है। और एग्जाम्पल, एज ऑफ 2024 पाकिस्तान वाज रिमूव बट नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका वर एडेड इन दिस लिस्ट। ठीक है। ब्लैक लिस्ट के अंदर अगर हम देखें, कंट्रीज नॉट कोऑपरेटिंग इन द एफएटीएफ गाइडलाइंस, सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस यहाँ पे इंपोज कर दिया। फिर अगर यहाँ पर मान नहीं रहे ग्रे लिस्ट से, फिर आता है सीधे टपक कर ब्लैक लिस्ट के अंदर। लो भाई, कर दिया ब्लैक लिस्ट, अब कर लो मजे। तो यहाँ पर देखो, सेक्रेटेरिएट जो है सचिवालय इज लोकेटेड एट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी के हेडक्वार्टर में, जो कि पेरिस के अंदर है। वहां पर ये इसका सेक्रेटेरिएट है, राइट। एफएटीएफ currently has 39 members including two regional organization, the European Commission and the Gulf Cooperation Council। ठीक है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ एफएटीएफ, यस इंडिया इज ए मेंबर, और तभी तो इंडिया की इतनी तारीफें हो रही है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमने एसीटीओ पढ़ लिया, हमने बेलम डिक्लेरेशन पढ़ लिया, हमने एफएटीएफ पढ़ लिया। एक और बॉडी है दैट इज नोन एज यूएनआरडब्ल्यूए। यूएनआरडब्ल्यूए क्या है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, एंड वर्क एजेंसी, एजेंसी फॉर, अब यहां पर आता है, फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज, पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए एक यूनाइटेड नेशन ने रिलीफ एंड द वर्क एजेंसी बनाई गई है, ठीक है, जिससे कि उनका रिलीफ वर्क चलता है। क्यों साहब, पैलेस्टीनियंस के लिए क्यों बनाई है, बिकॉज एक बहुत बड़ा क्राइसिस सिचुएशन आ गया था उस टाइम पर, 1948 की, 47-48 की बात कर रहे हैं हम। जब 1947 के अंदर यहाँ पर बहुत सारे, देखो ये था पहले पैलेस्टीन ही था ये पूरा, है ना, राइट। अब पैलेस्टीन था, पर यहाँ पर क्या हुआ कि 1947 के आसपास बहुत सारे जूस जो होंगे यहाँ पर आने लग जाएंगे पैलेस्टीन के अंदर। और जूस जब पैलेस्टीन के अंदर आएंगे भर भर के, राइट, तो फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक तरह से क्या करेगी, पैलेस्टीन के अंदर जूस का एक नेशन बना देगी जिसका नाम होगा इसराइल। ठीक है, पहले इसराइल नाम का नेशन नहीं था, पर यहाँ पर बना है। और उसके अंदर बहुत सारा एरिया जो होगा इसराइल को दे देगी, और कहेगी कि भाई पैलेस्टीनियन वाले आप एक तो गाजा पट्टी के साइड में और एक वेस्ट बैंक के अंदर यहाँ पर जाकर सुकड़ जाओ सब। तो इससे बहुत सारे लोगों का क्या होगा, रिफ्यूजीज क्रिएट होंगे। अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन रिफ्यूजीज वहां पर क्रिएट हो जाएंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब उन रिफ्यूजीज के लिए, अब ये रिफ्यूजीज करेंगे, आसपास की कंट्रीज के अंदर भागेंगे, कोई सीरिया भागेगा, कोई जॉर्डन भागेगा, कोई इजिप्ट भागेगा, ठीक है, कोई मेडिटेरेनियन सी के अंदर कूद जाएगा, राइट। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ऐसे बोलता है कि यार गलती तो हमारी है, हमने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा कि हमने इसराइल को बनाने को दिया विदाउट एनी प्रिकॉशंस। अगर मान लो पहले से ये सब पता ही था भाई अब यहाँ पर कोई आदमी रह रहा है, उसकी जगह आपने कह दिया नहीं नहीं आप नहीं रहोगे, कोई और रहेगा, आप यहाँ पर रह लो, सबको यहाँ पर ठूस दो, ठीक है। तो पूरे देश में जो पहले हुए थे, पूरे पैलेस्टीन के अंदर जो पहले हुए थे, उनकी जगह इसराइल बना दिया, तो फिर देयर विल बी ए प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ के लोग जो होंगे अलग अलग स्टेट्स के अंदर भागेंगे, फिर है ना, माइग्रेशन होगा, राइट। और उसके कारण, माइग्रेशन के कारण बहुत सारे रिफ्यूजीज क्रिएट हो जाएंगे। उन रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएनआरडब्ल्यूए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इट इज द ओनली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पर्टिकुलरली एक रीजन के लिए बनाया गया है, ठीक है। रीजन मतलब पर्टिकुलरली एक एरिया के लिए बनाया गया। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इन नियर ईस्ट, ठीक है,
was established in 1949 by the United Nations General Assembly to provide humanitarian assistance, जो कि 1948 अरब इजरायली वार के अंदर 1947 के अंदर बहुत सारे पैलेस्टीन रिफ्यूजीज बन जाएंगे, और उसके बाद वो एग्जेगरेट कर जाएंगे 1948 के अंदर, बिकॉज अरब कंट्री सारी मिलकर इसराइल के ऊपर अटैक कर देगी। ठीक है, 1948 का वार जो होगा, और उसके अंदर इसराइल फिर बहुत सारा एरिया ले लेगा, है ना। अरब कंट्रीज मिलकर भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और आप देखेंगे यहाँ पर जैसे गाजा, वेस्ट बंगाल, बैंक, जॉर्डन, लेबनियन, सीरिया, इनके अंदर बहुत सारे क्या हो जाएंगे, बहुत सारी क्राइसिस सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी, राइट। 1948 का फर्स्ट अरब इजरायली वार हुआ था, इसके अंदर 7 मिलियन अगर हम देखेंगे पैलेस्टीनियंस यहाँ पर इस तरह से रिफ्यूजीज बन जाएंगे। दिसंबर 8 1949 के अंदर ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक तरह से UNRWA बनाएगी। इनिशियली प्लान्ड एज ए टेम्परेरी एजेंसी, पर आप देख लेंगे अभी तक ये रिफ्यूजीज हैं, तो अभी तक रिफ्यूजीज हैं, ये प्रॉब्लम अभी तक चल रहा है, तो इसलिए इसको एक तरह से टेम्परेरी की जगह एक तरह से परमानेंट कर लिया। हु इज ए पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज अंडर UNRWA, तो ये पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी होता है, आप यहाँ पर देख लो, इनको पढ़ लो, ये सब पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के अंदर बोले जाते हैं, राइट। 1948 में 7,50,000 थे ये, ठीक है। अब जाकर ये 5.9 मिलियन हो गए हैं अब ये, राइट। क्योंकि उनके जो 1948 के अंदर जो वार के अंदर डिस्प्लेस हुए थे, उन लोगों को हम पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी मान रहे हैं, और उनके बच्चे होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, वो भी पैलेस्टीन रिफ्यूजीज ही होंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो पहले 7 लाख था, अब 5.9 मिलियन की तरफ ये बोल गया, ठीक है, की तरफ बढ़ गया, इतने सारे रिफ्यूजीज आर देयर। डज नॉट रिसीव, तो इसका पास पैसा कैसे आता है, पैसा कहीं से नहीं आता भाई साहब, यहाँ पर कोई फंडिंग वंडिंग तो होती नहीं है। इट रिलायज एंटायरली ऑन द वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ये एक बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, और ये बॉडी जो है, उन्होंने अभी कहा है कि राम मंदिर बना बाबरी मस्जिद के ऊपर, तो हमें बड़ा दुख हुआ, हमारे आंसू निकल गए, राइट। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने क्रिटिसाइज करा है राम मंदिर का बनना, ठीक है, एट बाबरी मॉस्क, ठीक है। खैर, हमको क्या मतलब, हमको तो ये मतलब है कि ये हमारे न्यूज के अंदर आ गया है OIC, तो हमको OIC को पढ़ना है। 57 मेंबर ब्लॉक है, मतलब ये क्या है, ये एक नेशन बना था, ऑर्गेनाइजेशन बना था 1969 के अंदर, और इसके अंदर ये बना था जब, तो उसका ये मोटिव था कि देखो भाई, जो भी मुस्लिम वर्ल्ड है ना, है ना, मुस्लिम वर्ल्ड, उनके बारे में हम बातचीत करें, मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में हम बातचीत करें कि भाई मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसकी वॉइस बने, है ना, उसकी एक आवाज बने हम, राइट। उनके जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करें, उनको प्रोटेक्ट करें, इस तरह से इंटरनेशनल पीस और हार्मनी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के अंदर बात करी गई, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो देखो, 1969 के अंदर 57 मेंबर के स्टेट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, सेफ गार्डिंग सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ द प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी, राइट। OIC इज ए परमानेंट डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशंस एंड द यूरोपियन यूनियन, परमानेंट सेक्रेटेरिएट अगर हम देखें तो जेदा सऊदी अरेबिया के अंदर इसका होता है। डिसीजन मेकिंग के अंदर हम देखेंगे, ऑल डिसीजन मेकिंग इन द फोरम रिक्वायर्स ए quorum, है ना, 2/3 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, 2/3 मेंबर्स होने चाहिए, तभी जाकर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होगी, और कंप्लीट कंसेंसस के बेस पे ये होगा। इन केस ऑफ कंसेंसस कैन नॉट बी रीच, डिसीजन शैल बी मेड बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, राइट। फाइनेंस अगर हम देखेंगे तो OIC इज फाइनेंस बाय द मेंबर स्टेट्स प्रोपोर्शनेट टू देयर नेशनल इनकम, ठीक है। मेंबर वोटिंग राइट्स आर सस्पेंडेड व्हेन देयर एरियाज इक्वल्स और एक्सीड द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू फ्रॉम देम फ्रॉम प्रीसीडिंग 2 years, राइट। तो ये क्या होता है, मेंबर स्टेट के पैसे वैसे लेते रहते हैं इसके अंदर, जिनका जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर 2 साल तक तुमने पैसा नहीं दिया तो तुमको बाहर निकालेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली बच्चों, बहुत मेहनत लग रही है इन सब चीज़ों के अंदर, प्लीज़ शेयर दिस वाइडली, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब तो तुम अपने लिए करोगे, क्योंकि अब कभी भी टपक पड़ सकते हैं हम आपके सामने, ठीक है, अब 2 महीने का टाइम पड़ जाए, क्योंकि राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।